खुद ही नहीं। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे कि ओपेक कंट्री कौन सा है और ओपेक प्लस कंट्री क्या है। सबसे पहले इसका हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, और ओपेक फुल प्लस का भी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, लेकिन इसके आगे प्लस जुड़ा है। ये यूनियन आखिर होता क्या है, इसके बारे में आगे हम ब्रीफ से जानेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी इसकी ले लेते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री अर्थात तेल निर्यातक वाले देश। ठीक है, उन्होंने अपना एक यूनियन बनाया गया है। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 10 से लेकर 14 सितंबर 1960 ईस्वी में किया गया था। कब किया था? 1960 ईस्वी में 10 से लेकर 14 सितंबर पर किया गया था। किन्होंने किया था? 5 देश इस पर शामिल थे, जिनके नाम क्या हैं? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा किया गया। कौन से सम्मेलन पर? एक बगदाद सम्मेलन पर किया गया था। कौन से सम्मेलन पर किया गया था? काफ़ी एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि ओपेक कंट्री का जो यूनियन बना वो कौन से सम्मेलन पर किया गया और इसमें कौन कौन से देश थे। तो आप बताएंगे कि इसमें प्रमुख 5 देश थे: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला थे। और इसका कौन सा सम्मेलन था? बगदाद सम्मेलन था। और इसमें हम आगे जान लेते हैं, पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का एक स्थायी तथा अंतर सरकारी संगठन है। कौन सा है? स्थायी, स्टेबल, और कौन सा है? अंतर सरकारी संगठन है। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दिसंबर 2019 की बात करें तो विश्व में जो कच्चे तेल का उत्पादन था ओपेक कंट्री द्वारा कितना किया गया था। टोटल प्रोडक्शन का जितने 195 कंट्री के अंतर्गत जो भी तेल का प्रोडक्शन करता है उन पर जो ओपेक का जो यूनियन बना हुआ है, जो ओपेक यूनियन है, उनका तेल का प्रोडक्शन कितना था? 33.1% था। और ओपेक के कुल उत्पादन का 32,761 मिलियन प्रति बैरल की, इतना प्रति बैरल उत्पादन एक दिन में प्रति बैरल, इसका मतलब है कि एक दिन में 32,761 मिलियन बैरल का उत्पादन किसने किया था? सर्वाधिक मात्रा में सऊदी अरब ने किया था। और इसमें अगर बात करें तो 32% योगदान किसका था? सऊदी अरब का ही था। ओपेक कंट्री के अंतर्गत भी 2019 में सर्वाधिक तेल का प्रोडक्शन किसने किया? ओपेक ने किया। एक दिन में कितना बैरल निकाला इन्होंने? 32,761 बैरल निकाला। चलिए हम आगे जानते हैं कि ओपेक के अंतर्गत कौन कौन से देश हैं। ओपेक के अंतर्गत मुख्य रूप से बात करें तो इसके अंतर्गत कितने कंट्री हैं? 14 कंट्री हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पे मैप पर 14 देश कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करें तो मैप के माध्यम से हमें जानने पर अधिकतर मात्रा में आसानी होती है। मैं एक लिस्ट लेकर आया हूँ, इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि इन पे 14 देश कौन कौन से हैं। सबसे पहला देश कौन सा है? अल्जीरिया। दूसरा देश है अंगोला। थर्ड है कांगो। और फोर्थ है इक्वाडोर। और फिफ्थ है गिनी। और छठे नंबर का कौन सा है? गैबन कहते हैं, गैबन भी कहा जाता है। ठीक है, सातवें नंबर की बात करें तो कौन सा है? इराक। और आठवें नंबर का कौन सा है? ईरान। और नौवें नंबर का है कुवैत। 10वें नंबर का है लीबिया। और 11 नंबर का कौन सा है? नाइजीरिया। और 12वें नंबर का सऊदी अरब। 13वें नंबर का संयुक्त अरब अमीरात। और 14वें नंबर का वेनेजुएला। ये देखिए मैप में आपके लिए लेकर आए। इसके अंदर देखिए ईरान, कुवैत, कतर, यूएई, सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, लीबिया हो गया, नाइजीरिया हो गया। ठीक है, और ये गैब्रॉन हो गया, अंगोला हो गया, और सारे कंट्री 14 के 14 कंट्री इस मैप पर हमें दिखाई दे रहा है, जो आराम से आप इसको पॉज कर लीजिए और आराम से देख सकते हैं कि कौन से कंट्री कहाँ पर स्थित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं कि ओपेक कंट्री का उत्पादन, ओपेक जो कंट्री तो है लेकिन इनका जो यूनियन बना वो कैसे बना। ठीक है, ओपेक ये क्या है? यूनियन है। क्या है? कंट्रियों का यूनियन है। कौन से कंट्रियों का? जो तेल का प्रोडक्शन करते हैं। और आगे हम यह भी जानेंगे कि इन्होंने यूनियन क्यों बनाया। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी जाना कि इसका कब किया गया था? सितंबर 1960 में किया गया था। कब किया था? 1960 में, 10 से लेकर 14 सितंबर में। इनमें कौन कौन से देश हैं? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। कौन से सम्मेलन पर किया गया था? बगदाद सम्मेलन पर किया गया था। पहले तो इसमें केवल कितने देश थे? 5 ही देश शामिल थे। कितने देश थे? 5 ही देश शामिल थे। लेकिन बाद में इन्हीं 5 देशों ने क्या किया? अन्य 10 देशों को भी शामिल किया। इसका एक अभी भी लंबी प्रोसेस चलती है। इसमें यह है कि अगर जो इसमें स्थायी सदस्य देश हैं, अगर कोई नया देश जो ऑयल का प्रोडक्शन करता है वो इस देश के अंतर्गत शामिल होना चाहता है तो वह क्या करता है? सबसे पहले इनकी सहभागिता होनी ज़रूरी होती है। जो ओपेक 14 कंट्री है उसका लगभग लगभग 3.4% इनका वोट उसके लिए, उसके फेवर पर होना चाहिए। किस फेवर पर? कि आप हमारे इस ओपेक कंट्री को, ओपेक यूनियन को क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं, तब उसको क्या होती है? सदस्यता मिल जाती है। सबसे पहले अगर बात करें
तो इन सदस्यों के अंतर्गत मुख्य रूप से सबसे पहला देश कौन सा जुड़ा? कतर जुड़ा। कतर कब जुड़ा? 1961 पर। कौन सा देश जुड़ा? कतर। कतर कब जुड़ा? 1961 पर। सबसे पहला देश कौन सा है? कतर, 1961 पर हो गया। दूसरा देश कौन सा हो गया? इंडोनेशिया। कब जुड़ा? 1962 पर, 1962 पर। थर्ड नंबर की बात है लीबिया। लीबिया भी कब जुड़ा? 1962 पर, 1962 में, ठीक है। थर्ड नंबर की कंट्री है संयुक्त अरब अमीरात। ये कब जुड़ा? 1967 में। कब गया? 1967 पे। और फोर्थ नंबर की कंट्री कौन सी है? अल्जीरिया। ये कब जुड़ा? 69 पर। कब जुड़ा? 1969 पे, ठीक है। उसके बाद जुड़ा नाइजीरिया। नाइजीरिया कब जुड़ा है? 1971 पे। कब जुड़ा? 1971 पे। उसके बाद बात करें तो कौन सा है? इक्वेडोर। इक्वेडोर कौन सा कब जुड़ा है? 1973 पर। उसके बाद अगोला। उससे पहले देखिए गैबोन जुड़ा है 1975 पे। कब जुड़ा है? 1975 पे। उसके बाद अंगोला जुड़ा है 2007 पे। फिर इक्वाडोर जुड़ा है 2017। फिर कॉन्गो कब जुड़ा? 2018 पे, ठीक है। हमने जाना कि जो ये 5 देश थे, इन्हीं देशों ने 10 अन्य देशों को जोड़ा। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये भी थी कि इसके अंतर्गत जो देश शामिल हो गए थे, कुछ देशों ने अपनी क्या कर ली थी, सदस्यता कुछ टाइम के लिए वापस ले ली थी, लेकिन कुछ वापस भी जुड़ गए थे। इसमें मुख्य रूप से रेड लाइट से मैंने आपको क्या किया, साइन किया, जिससे जानने पर आसानी होगी। एक कंट्री कौन सा है? इंडोनेशिया। एक है इक्वाडोर और तीसरा है गैबोन। 3 कंट्री मुख्य रूप से क्या थे, जिन्होंने सदस्यता ले ली थी, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने वापस ज्वाइन भी कर लिया था। अगर ओपेक कंट्री के उद्देश्य की बात करें, अब हम जानेंगे कि ओपेक कंट्री का उद्देश्य क्या है। अब ओपेक कंट्री के उद्देश्य की बात करें तो ये क्या है? पेट्रोलियम नीति को समन्वित तथा एकजुट करना। अब देखिए कि इसका पेट्रोलियम, जो भी पेट्रोलियम नीति होगी उसको समन्वित किया जाएगा। अब देखिए खाड़ी प्रदेश में भी जो भी कंट्री है उनके अंतर्गत भी क्या रहता है? आपसी तनाव बना रहता है, जिसके कारण क्या होगा कि अगर उनका कहीं जो इसका कंजप्शन करता है उस देश के साथ कोई ओपेक कंट्री में जो शामिल नहीं है उसका अच्छा रिलेशन अगर है, तो वो क्या करेगा? अपने उस देश को जहाँ पर भी प्रोडक्शन करना है सस्ता करेगा। अगर उस देश का रिलेशन दूसरे देश में ख़राब है तो क्या होगा? उसको काफ़ी अधिक दिक्कत करनी पड़ेगी और वह देश उससे क्या करेगा? लेगा भी नहीं। इसलिए इन्होंने क्या किया? ओपेक यूनियन बनाया, ताकि जो भी तेल का प्रोडक्शन करेगा वो सप्लाई भी किस रूप से करेगा और कौन कौन से देशों को करेगा, उनका एक पूरा चैन कंप्लीटली बना रहता है, ठीक है। इसके अंतर्गत हम थोड़ी सी और भी हिस्ट्री जान लेते हैं और थ्योरी जान लेंगे कि इसके अंतर्गत क्या है। इसमें अत्यधिक मात्रा में आपको थ्योरी पढ़ने को ही मिलेगा। आप इसको, अगर आपको इसे समझ नहीं आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पॉज करिए और आराम से जानिए। पूरी थ्योरी यूपीएससी के अंतर्गत का मैं इसके अंतर्गत लाया हूँ, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों के लिए उचित तथा स्थिर कीमतों को भी क्या करता है? सुनिश्चित किया जाता है। अब उसके अंतर्गत देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कीमतों की अनबन बनी रहेगी, और उसी प्रकार ये कीमत स्थिर को भी क्या करता है? सुनिश्चित करता है कि हमें कितना कीमत निर्धारित करना है। और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या करता है? ये ओपेक क्या करता है? प्रयास करते रहता है कि ओपेक सदस्य देश डेली एक निश्चित मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं और निश्चित ही क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। डिमांड, जिसकी भी डिमांड होगी उसकी क्या करते हैं? उसको सप्लाई करते हैं और उसकी क्या करते हैं? लेते हैं, पूर्ति कर लेते हैं। और इससे क्या होता है? तेल और कच्चे तेल की कीमतों को उतार चढ़ाव से बचाया जा सकता है। इसी से क्या होता है? उतार चढ़ाव को भी बचाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यह तेल उद्योगों में क्या करता है? निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की भी क्या करता है? सुरक्षा करता है, ताकि क्या होगा? सारी चीज़ें एक चैन के आधार पर, रूल के आधार पर बनी रहेगी, तो किसी देश को ना हानि होगा, न क्या होगा, अत्यधिक मात्रा में प्रॉफिट दिखाई रहेगा। सभी जो भी ओपेक के अंतर्गत शामिल होंगे सबको समान रूप से समान प्रॉफिट दिखाई देगा और सभी को समान हित की भी क्या होगी? सुरक्षा होगी। ओपेक के उद्देश्य तो हमने जान लिया। अब इसके बाद अंतर्गत देखते हैं कि जो ओपेक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत को यह क्या करता है? कैसे प्रभावित करता है? अगर बात करें तो गैर ओपेक कंट्री की बात में हमने जैसे कि कहा था कि ओपेक क्या है तथा गैर ओपेक क्या है। अगर गैर ओपेक की बात हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, इससे पहले हम थोड़ा सा बात करें तो जानते हैं कि 2019 पर जो था औसतन एक दिन का प्रति बैरल प्रोडक्शन कौन कर रहा था? 18,795 एक दिन का प्रति बैरल गैर ओपेक कर रहा था, नॉन ओपेक कंट्री। नॉन ओपेक कंट्री का मतलब क्या होता है? ऐसे देश जो ओपेक समूह पर शामिल नहीं है। आगे हम इसकी हिस्ट्री जानेंगे, पहले अभी थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। और अगर बात करें तो तेल मार्केट जो भी है, जो ऑयल का मार्केट है, ऑयल मार्केट के अंतर्गत ओपेक को क्या माना जाता है? सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि ये यूनियन बना हुआ है और इसके अंतर्गत 14 देश हैं और सर्वाधिक मात्रा में इनका प्रोडक्शन बनाया जाता है और इसको सबसे पावरफुल भी माना जाता है। और क्या है इसके अंतर्गत?
तेल उत्पादन में कटौती। जब ओपेक क्या करता है, ओपेक सदस्य को लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं। अब देखिए ओपेक सदस्य क्या करता है कि तेल में कब सप्लाई करना है, कब कटौती करना है, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अब वो देखता है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में क्या हो रहा है, गिरावट आ रही है, तो ये सभी देश अपने क्या करते हैं, आवंटित तेल कोटे में क्या करने लग जाते हैं, कमी करने लग जाते हैं। और दूसरी कमी करने का मतलब ये है कि प्रोडक्शन भी कम करेंगे और दूसरे देश में सप्लाई भी कम करेंगे और तेल के दाम फिर से क्या होने लग जाएंगे, बढ़ने लग जाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप वैसे ही जान लीजिए, अगर आपके पास मार्केट में कोई चीज़ है, अगर वो चीज़ मार्केट में कम हो जाता है और उसको लेने वाले ग्राहक क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस चीज़ की क्या हो जाती है, कीमत वैसे के वैसे बढ़ जाती है। वैसे ही ऑयल का भी होता है। ऑयल में एक मुख्य समस्या ये होती है कि ऑयल करने के लिए इनके पास प्रमुख मात्रा में प्रोडक्शन के बाद रिज़र्व करने के लिए इनके पास काफ़ी अत्यधिक मात्रा में नहीं होता है, लेकिन ये उतना ही प्रोडक्शन करते हैं जितना इनको क्या करना होता है, दिन में सप्लाई करना होता है। इसके अंतर्गत हमने जाना कि तेल कैसे करता है। जब देखिए अब थोड़ा सा आर्थिक सर्वेक्षण 2018 का अनुमान करें तो क्या हुआ था कि तेल की कीमतों में क्या हुआ था, इसमें प्रति $10,000 प्रति बैरल की दर से क्या हुआ था, एक बैरल पर क्या हुआ था, $10 का क्या होता है, वृद्धि हुआ था। और इससे क्या हुआ था, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में क्या हुआ था, 0.2 से लेकर 0.3% तक की क्या आई थी, कमी आई थी। देखिए जब 2018 में इन्होंने क्या किया, तेल की कीमतों में किया, तो सकल घरेलू उत्पादन को भी मापने की अनेक विधि है, उनके बारे में भी जैसे जैसे हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक लेते जाएंगे वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे, इसलिए आपको आरामी से समझ में आएगा। लेकिन आप अभी इतना ही जानिए कि सकल घरेलू उत्पादन में जब 2018 में क्या हुआ था, प्रति बैरल पर $10 की कमी की गई थी, तो सकल घरेलू उत्पादन पे 0.2 से लेकर 0.3% की कमी आई थी। ठीक है। और क्या हुआ था, WPI आधारित मुद्रास्फीति में भी क्या हुआ था, 1.7% की बढ़ोतरी हुई थी। और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें 9 से लेकर $10 अरब का क्या होता है, वृद्धि हुआ था। ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट, इसके बारे में भी हम आगे डीपली जानेंगे। भारत के लिए ओपेक द्वारा तेल उत्पादन की कमी करने से क्या होता है, भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। देखिए क्यों करता है, सर्वाधिक मात्रा में कंजप्शन कौन करता है, इंडिया करता है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, 130 करोड़ इतनी पॉपुलेशन है। और यहाँ पर ऑयल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, यहाँ तक कि जो प्लास्टिक की पन्नियाँ बनती है वो इन्हीं ऑयल का भी बनता है। ठीक है। और अन्य जो भी काम है, मशीनें हैं, फैक्ट्री हैं, सब जगह इसका यूज़ कर लेता है। और खाड़ी देश भारत नज़दीक है और अत्यधिक बहुत सारे इसके कॉज हैं कि जिससे इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट बन गई है। ठीक है, ऑयल के लिए, क्योंकि भारत अपनी कुल तेल आयात का क्या करता है, 82% आयात इन्हीं ओपेक कंट्रियों से ही करता है। ठीक है। उसके अंतर्गत भारत को कौन सी तेल सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, वो होती है ब्रेड क्रूड ऑयल। दो प्रकार के होते हैं, एक नॉन ब्रेड क्रूड ऑयल होता है, एक कौन सा होता है, ब्रेड क्रूड ऑयल होता है, जिसमें से वो कि देखिए 82% टोटल प्रोडक्शन करने वाले जो इन देशों से वहाँ से इतना इंपोर्ट कर रहा है, तो उनमें से लगभग ब्रेड क्रूड ऑयल का कितना कर रहा है, 28% कर रहा है, जो भारत के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए अब हमने इसमें तो जाना कि ओपेक कंट्री क्या है, वो किस प्रकार से काम करता है और उसका उद्देश्य क्या है। अब जानेंगे कि नॉन ओपेक कंट्री क्या है। ठीक है। जैसे कि नाम से ही हमें लग रहा है कि नॉन ओपेक कंट्री ऐसे देश होते हैं जो क्या है, ओपेक सदस्य देशों के अंतर्गत शामिल नहीं है, वही ओपेक प्लस कंट्री है। ठीक है। कौन है, जो ओपेक के अंतर्गत तो 14 कंट्री आपको मालूम है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो अन्य देश तेल का प्रोडक्शन करते हैं लेकिन इनके सदस्यों के अंतर्गत शामिल नहीं है, उन्होंने अपना जो, उनको किस नाम से जाना जाता है, इनका फुल फॉर्म भी वही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, लेकिन ये इस यूनियन के अंतर्गत शामिल नहीं है। इनका कोई आपसी मतभेद अन्य बहुत से कारण इकोनॉमी में रहता है, जिसके कारण ये शामिल होते रहते हैं तथा निकलते रहते हैं। बहुत से फैक्टर हमें दिखाई देता है जो हमें आगे जानने को मिलेगा। लेकिन अगर हम ओपेक प्लस कंट्री की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, अजरबैजान हो गया, बहरीन हो गया, ब्रुनोई हो गया, कजाकिस्तान हो गया, मलेशिया और मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिणी सूडान और सूडान, ये देश क्या हैं, इसके अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा इसका ग्राफ जान लेते हैं। ये देखिए कि ओपेक कंट्री के अंतर्गत जो ओपेक कंट्री है वो कितना बिलियन प्रति बैरल करता है, ये देखिए कितना परसेंट है, परसेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 79.4% क्या करता है, शेयर वर्ल्ड क्रूड ऑयल रिजर्व। देखिए 2018 की बात है, क्या कर रहा है, जो ओपेक कंट्री है वो इस वर्ल्ड में कितना है, 2018 में कितना परसेंट इसने शेयर किया, 79.4%, कितना, 79.4%। और उसके बाद नॉन ओपेक कंट्री जो हमने ये देखी, इससे पहले भी जाना
कि नॉन ओपेक कंट्री कौन कौन से थे। ये कंट्री नॉन ओपेक कंट्री के अंतर्गत शामिल हैं। इन कंट्री जो ये कंट्री है इनका इसके अंतर्गत जो भी शेयर का वो था, ठीक है, रिजर्व था, वो कितना परसेंट था, 20.6%। इतना एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 2018 में सर्वाधिक किसने प्रोडक्शन किया और सप्लाई किया, तो वेनेजुएला ने कितना परसेंट, 25%। और सबसे कम कौन सा था, गिनी है। देखिए ये देखिए कौन सा है, गिनी है, और इसका कितना है, 0.1%। और बीच में आप इसको पॉज करके आराम से देख सकते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से वही इंपॉर्टेंट है, एक फर्स्ट और लास्ट पूछा जाता है, और ओपेक और नॉन ओपेक का कितना रहा यही पूछा जाता है। चलिए आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं कि इसके अंतर्गत ओपेक के अंतर्गत जो है अब स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम दो रूपों से चलता है, जो ग्राफ पर यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। ये देखिए ग्राफ 2017 से लेकर 2021 का दिया गया है। यहाँ पर डाउन स्ट्रीम के अंतर्गत 2016 से लेकर 2021 तक दिया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत प्रत्येक चीज़ें प्रोसेस में दी गई है कि इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कितना है, नो ऑफ द प्रोजेक्ट उसका भी क्या दिया गया है, डाटा यहाँ पर दिया गया है। ये आप पॉज करके आराम से देख लीजिए, ज़्यादा आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बस आपको मैं समझाने के लिए ये ग्राफ लेकर आया हूँ। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो ये देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हु गेट्स व्हाट फ्रॉम द लीटर ऑफ इन ऑयल इन 2018, ठीक है। इसके अंतर्गत की बात करें तो OECD हो गया, G70 हो गया, US हो गया, और जो इम्पोर्टेंट है कंट्री है उनके बारे में इस पे बताया गया है, जिसको ब्लू कलर में क्या दिया गया है, क्रूड प्राइस को दिया गया है, ठीक है, कि कौन से देशों का क्रूड प्राइस क्या था, और इंडस्ट्रियल मार्जिन क्या है, और टैक्स क्या है, इस ग्राफ के अंतर्गत क्या किया गया है, बताया गया है। जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो क्रूड प्राइस को कौन से में दिया गया है, ब्लू पे दिया गया है। अगर OECD का देखें तो कितना है, 31% हो गया, कितना है, 31%। और इंडस्ट्रियल मार्जिन देखिए, इंडस्ट्रियल मार्जिन इसका कितना था, 20% हो गया। और उसी प्रकार टैक्स कितना हो गया, 49%। ये देखिए रेड कलर में दिया गया, 49 दिया गया। इसी प्रकार क्या किया गया है, G7 कंट्री USA, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली और UK का दिया गया है। अगर इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से सर्वाधिक की बात करें तो क्रूड प्राइस किसका था, USA का, कितना था, 49.49% है, ठीक है, 49% है। और टैक्स की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में ये देखिए इस फर्स्ट वाले में 49 हो गया, UK के अंतर्गत, OECD के अंतर्गत तो कमी है। सर्वाधिक मात्रा में किसका है, 61%। ये देखिए लास्ट वाले का UK का है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का हो गया। रेड कलर कौन सा हो गया, टैक्स हो गया। सर्वाधिक टैक्स कौन लेता है, 61%। अगर UK के क्रूड प्राइस की बात करें तो 27% हो गया। और इसके अंदर इंडस्ट्रियल मार्जिन कितना है, 12% हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा जानने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको मालूम रहेगा कि किस प्रकार से ये अपने ऑयल प्राइस को डिटर्मिनेट करते हैं। हम आगे भारत के बारे में जानेंगे कि भारत भी किस प्रकार से प्राइस को डिटर्मिनेट करता है, इनके अंतर्गत कितनी सीढ़ियाँ चलती हैं, ठीक है। ये देखिए एक थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। ये है 2020 का जून, अभी करंट डाटा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कब का है, जून 2020 का ये डाटा आपके लिए। देखिए क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का ये देखिए पूरा लिस्ट यहाँ पर है, ठीक है। टोटल कितना है यहाँ पर देखिए, 30,495 ये हो गया, ठीक है। अप्रैल का हो गया, मई का देखिए 24,164 हो गया, फिर जून का हो गया, ठीक है, 22,271 हो गया। और ये जून और मई, थोड़ा सा जुलाई का भी नया नहीं दिया गया, ठीक है, जून तक का ही डाटा दिया गया है, नया डाटा अभी आएगा, फिर वो आपके लिए भी लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। ये पूरे ग्राफ पे दिया गया है, ठीक है। बास्केट का प्राइस क्या होता है, या डिफरेंस जो भी इसके अंतर्गत क्या होता है, ओपेक कंट्री का क्या है, नॉन ओपेक कंट्री का क्या है, इसके अंतर्गत वही इंपॉर्टेंट रहता है, ज़्यादा आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसको भी आराम से पॉज कर देख लीजिए और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इनका ग्राफ काम करता है, किस प्रकार से इनका बास्केट बना होता है, ठीक है। दुबई जो भी ओपेक कंट्री है उनका है। ये देखिए 14 कंट्री का ही ग्राफ दिया गया होगा इसमें, ठीक है, कितनी कंट्री, 14 कंट्री होगा। और ये ओपेक तथा नॉन ओपेक के अंदर 2019 का देखिए, और क्वार्टर के हिसाब से देखता है, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर में कितना रहेगा, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में कितना रहेगा, और 20 लास्ट पर कितना रहेगा, कि तो चार क्वार्टर पर रहता है, ये देखिए, ठीक है। एक फाइनल पर चले जाता है, फाइनल डाटा देता है फिर यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। चलिए आपको ये आराम से क्या हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर टॉप कंट्री की बात करें जो क्या करते हैं, इन देशों को
ऑयल को क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं अपने देशों में, तो उसमें सबसे फर्स्ट कंट्री कौन है, 2017 का डाटा है, तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन था, यूरोपियन यूनियन। फिर सबसे, अगर वैसी बात करें, यूरोपियन यूनियन तो संघ है, अगर केवल पर्टिकुलर कंट्री की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर कौन है, चाइना। अगर यूनियन की बात करी जाए तो यूरोपियन यूनियन आ गया, ठीक है। अगर कंट्री की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन दिखाई देता है। अगर कंट्री की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर कौन है, 2018 का ये डाटा है, तो इसके अंतर्गत फर्स्ट देश कौन सा है, चाइना। दूसरे नंबर पर 2018 का डाटा, दूसरा यूनाइटेड स्टेट, और थर्ड नंबर पे हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। 2018 का डाटा है, ठीक है, ये देखिए 2018 इतना क्रूड ऑयल का क्या करता है, इंपोर्ट हमारे प्यारे भारत ने किया। और उसके बाद कौन सा है, जापान, फिर साउथ कोरिया, फिर जर्मनी, फिर फिलीपींस, फिर इटली, फिर स्पेन, फिर यूनाइटेड किंगडम। टॉप 10 कंट्री का लाया गया है, और उससे पहले कौन सा है, यूरोपियन यूनियन को लाया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत में जो है क्या है कि जो ऑयल का है, ऑयल में कितने प्रकार के टैक्स लगते हैं, इस प्रकार ऑयल भारत में महंगा क्यों होता है। जैसे कि हमने पहले भी जाना कि भारत कौन सा ऑयल प्रोडक्शन करता है, नहीं सॉरी, भारत कौन सा इंपोर्ट कराता है, तो ब्रेड क्रूड ऑयल प्रोडक्शन करता है, जो क्या है 28%। ब्रेड क्रूड ऑयल का ही भारत में सर्वाधिक योगदान होता है। इसलिए तेल की कीमत अगर बढ़ती है, घटती है, तो भारत को इसको कम मात्रा में इफेक्ट, अगर तेल के प्राइस बढ़ते हैं तो कुछ इफेक्ट दिखाई देता है, लेकिन जब तेल की कीमत गिरती भी है, अभी 2020 में कोविड महामारी के चक्कर में -$30 प्रति बैरल तक भी हो गया था, लेकिन भारत को इसका प्रॉफिट नहीं हुआ। इसके बहुत से कारण ये थे कि भारत के पास केवल 4 ही रिजर्व हैं, और वो लगभग लगभग बहुत कम है, 37 मिलियन टन के आसपास या इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। जबकि उसके आसपास चाइना की बात करें तो उनका 600 से अधिक मिलियन क्यूब टन, इससे अधिक के आसपास पे है, ठीक है, इसके आसपास। और अब चलिए हम आगे जानते हैं कि भारत में जो प्रमुख रूप से ऑयल होता है उन पे कितने प्रकार के टैक्स लगते हैं। सबसे पहले जब ऑयल आता है तो वो कितने प्राइस पे आता है, जो प्राइस चार्ज होता है वो कौन सा होता है, ऑयल चार्ज टू डिक्लेरेशन जो भी होता है, जो वहाँ से आता है। जैसे हमने कहा ना, ब्रेड क्रूड ऑयल 28% आता है, तो उसके अंतर्गत भी जो प्रमुख रूप से ऑयल आता है, तो उसमें लगभग जो खरीदते हैं तो कितने रुपए का खरीदते हैं, प्राइस चार्ज टू डीलर्स से, जो डीलर से जो खरीदते हैं। डीलर का मतलब जो है कि जो प्रोडक्शन कर रहा है, और जो प्रोडक्शन तो कर रहा है, लेकिन क्या पता वहाँ पे भी सप्लायर दूसरा हो सकता है, जो कंपनी दूसरी हो सकती है, अनेक इसमें प्रोसेस चलते रहता है। लेकिन अब देखिए, भारत जिससे खरीद रहा होगा वो 1 लीटर को कितने में बेच रहा होगा, 28.28 रुपये पे, इतने पे बेच रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज पे जाता है, तो वहाँ पे क्या लगता है, एक्सरसाइज ड्यूटी लगती है। देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो देश की सीमा के अंतर्गत भी क्या लगते हैं, एक्सरसाइज ड्यूटी लगती है, और उसमें कितना रुपये लग जाता है, 22.98 रुपये लग जाते हैं। फिर थर्ड स्टेज में पहुँचता है तो यहाँ पे क्या होता है, एवरेज डीलर कमीशन। अब देखिए, जो एवरेज डीलर होता है वो क्या कर लेता है, अपना कमीशन लेता है। वो कितना कमीशन लेगा, 3.56 इतना रुपये ले लेता है। फिर उसके बाद कौन सा लगता है, आगे पहुंचता है तो लास्ट टैक्स कौन सा लग जाता है, वेट टैक्स लगता है, जो कितना है 16.44 रुपये हो गया। फिर उसके बाद फाइनली कितने में पहुंच जाता है, कस्टमर के पास 71.26 पर लीटर, इतने रुपये में कौन सा था, पेट्रोल। ये डाटा कब का है, 2020 मई 5 का मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वही क्या है, डीजल का भी होता है, इसमें भी स्टेज चलता है। पहले प्राइस चार्ज टू डीलर से कितना लगेगा, एक्सरसाइज ड्यूटी कितनी लगेगी, जो फिर एवरेज डीलर कमीशन कितना लेगा, फिर वेट कितना लगेगा। ये प्रत्येक कंडीशनों पर निर्भर करता है, तथा अपने अंतर्गत केंद्र सरकार भी निर्भर करती है कि वह उसको किस प्रकार से मैनेज करे। ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको आराम से पॉज करिए और देख सकते हैं। आज के अंतर्गत हमने बहुत सारे टॉपिकों के बारे में जाना कि ओपेक क्या है, तथा ओपेक प्लस कंट्री है, इसके अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल हैं, और वह किस प्रकार से ट्रेड करते हैं, और उनको ट्रेड में क्या क्या प्रॉफिट होता है, और इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, और भारत में तेल की कीमत बढ़ने तथा घटने पर भारत में क्या क्या प्रभाव दिखाई देता है। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा।